एक गांव में मोहन नाम का बहुत गरीब व्यक्ति रहा करता था। मोहन के साथ उसके घर में उसकी पत्नी आशा और उसकी 5 वर्षीय बेटी निधि रहा करती थी। मोहन एक मजदूर था जो दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, आशा घर के कामों में व्यस्त थी। तभी मोहन का दोस्त रमेश घबराया हुआ वहाँ आशा के पास आया। क्या बात है रमेश, तुम इतने घबराए हुए से क्यों हो? सब कुछ ठीक तो है? आपके लिए खबर अच्छी नहीं है आशा जी। क्या कह रहे हो तुम? मुझे जल्दी बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैं और मोहन गांव के जमींदार के घर पर मजदूरी कर रहे थे। अचानक मोहन का छत पर से पैर फिसल गया और वो ईंटों का भार उठाए हुए छत से गिर गया। रमेश की बात सुनकर आशा रोते हुए बोली, कहीं मोहन को कुछ हुआ तो नहीं? वो ठीक तो है? जमींदार ने मोहन को तुरंत डॉक्टर के पास भर्ती करवा दिया है, मगर डॉक्टर ने कहा है कि मोहन के पैरों में बहुत बुरी तरह से चोट आई है। आपको अभी और इसी वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा? अब सब कुछ कैसे होगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं हॉस्पिटल का बिल चुकता कर दूं। मैं क्या करूं? चिंता मत कीजिए, हॉस्पिटल का सारा बिल जमींदार चुका देगा। आप बस इसी समय मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। आशा रमेश के साथ हॉस्पिटल चली गई। कुछ दिनों के बाद मोहन बैसाखी पर चलता हुआ अपने घर पर आ गया और अपनी पत्नी और बच्ची को देखकर रोने लगा। तुम कितनी अभागी हो आशा, जब से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ है मैं तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे पाया और अब तो भविष्य की उम्मीद भी समाप्त हो गई है। ऐसा मत कहिए, आप जीवित हैं, मेरे लिए यही काफी है। भला इसे भी कोई जीना कहते हैं आशा? मैं अब कदम कदम पर दुनिया का मोहताज रहूंगा। अरे मैं तो चलकर एक गिलास पानी तक नहीं पी सकता। घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारा सपना था कि अपनी निधि को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ी अफसर बनाएंगे। अब ये सब कुछ कैसे होगा? हिम्मत से काम लीजिए, मैं हूँ ना। हम अपना सपना जरूर पूरा करेंगे। हम अपनी बेटी निधि को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा आशा? तुम तो जानती हो ना कि अब मैं कोई काम धंधा नहीं कर सकता। आप काम धंधा नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना। बचपन में मैं अपनी माँ को सिलाई करते हुए देखती थी और मुझे शुरू से ही सिलाई और कढ़ाई का बहुत शौक था। मेरी माँ ने मुझे सिलाई करना सिखाया था। आज से मैं गांव के लोगों के कपड़े सिल दिया करूंगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। और ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद से आशा गांव के लोगों के कपड़े सिया करती थी और अपने परिवार का गुजारा किया करती थी। समय ऐसे ही बीतता गया। आशा ने निधि का सरकारी विद्यालय में एडमिशन करा दिया था। वो सुबह से लेकर शाम तक कपड़े सीती और फिर घर का खाना बनाती और रात के समय वो अपनी बेटी को 2 घंटे पढ़ाती। ऐसे ही 10 साल बीत गए। निधि अब 15 वर्ष की हो चुकी थी। निधि ने हाई स्कूल में टॉप किया था। देखिए माँ, मैंने हाई स्कूल में टॉप किया है और ये सब आपकी मेहनत का फल है। नहीं बेटी, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि सच तो ये है कि ये तुम्हारी दिन रात की कड़ी मेहनत का फल है जो तुमने हाई स्कूल टॉप किया। मेरी स्कूल की प्रिंसिपल कल आपको बुला रही है। वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। तुम्हें जाकर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। अगले दिन आशा निधि के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई। प्रिंसिपल सरोज वर्मा आशा को देखकर खुश होती हुई बोली, अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बेटी ने तो टॉप किया है और इसी खुशी में उसे स्कॉलरशिप मिली है। आपकी बेटी फर्स्ट ईयर यहाँ से कुछ दूर स्कूल में पढ़ेगी। क्या आप जानती हैं, कॉलेज में पढ़ने का सपना हर एक स्टूडेंट का होता है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का वहाँ पर आसानी से एडमिशन नहीं होता। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपका सपना था कि आपकी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े। मुझे विश्वास है कि एक ना एक दिन आपकी बेटी कुछ बड़ा करके दिखाएगी। ये सब तो आपकी मेहनत का फल है आशा जी। सारा गांव जानता है कि आप दिन रात मेहनत से कपड़े सीती रहती हैं और देखिएगा आपकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। निधि खुश होती हुई अपनी माँ के साथ घर पर आ गई। कुछ महीनों के बाद अपनी क्लास में बैठी हुई थी कि तभी किरण नाम की एक लड़की निधि के पास आकर बोली, हाय, मेरा नाम किरण है। क्या तुम इस स्कूल में नई हो? हाँ, मैं स्कूल में नई हूँ और आज मेरा फर्स्ट डे है। नाइस, वेरी नाइस।
तुम कहाँ से आई हो? और इससे पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? मैं इससे पहले सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ती थी। What? तुम सरकारी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ आसपास बहुत ज्यादा गंदगी फैली होती है? वैसे तुम्हारे पिता क्या करते हैं? वो अपाहिज हैं। मेरी माँ काम करती है। मेरी माँ बहुत अच्छे कपड़े सिलती है। निधि की बात सुनकर किरण सहित सारा क्लास निधि के ऊपर हंसने लगा। समझ गई, तुम जरूर स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल तक पहुँची हो, वरना तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हारे माता पिता की औकात सरकारी स्कूल तक पढ़ाने की भी नहीं होगी। एनीवे, यहाँ से उठो और जाकर पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ। ये सीट मेरी है और यहाँ सिर्फ मैं ही बैठती हूँ। निधि बेचारी चुपचाप उठकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ गई कि तभी वहाँ पर क्लास टीचर क्लास में आ गई और निधि की ओर देखकर बोली, तुम्हारा न्यू एडमिशन है क्या? निधि के बोलने से पहले ही किरण उस क्लास टीचर से बोली, जी टीचर, इसका न्यू एडमिशन है और इससे पहले ये सरकारी विद्यालय में पढ़ती थी। स्कॉलरशिप के जरिए इस स्कूल में एडमिशन हुआ है इसका। कुछ देर के बाद वहाँ पर उस स्कूल की प्रिंसिपल आ गई और क्लास के बच्चों की ओर देखते हुए बोली, हमारे स्कूल में आज निधि नाम की एक लड़की का न्यू एडमिशन हुआ है। निधि ने इस साल हाई स्कूल में टॉप किया है। आप सब बच्चों को निधि से कुछ सीखना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि आपको जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि आप अपने माता पिता पर बोझ ना बने। निधि को ढेर सारा प्यार दीजिए और उसे तंग मत कीजिएगा, जो कि आप हर नए आने वाले बच्चों को किया करते हैं। इतना कहकर प्रिंसिपल वहाँ से चली गई। प्रिंसिपल की बात सुनकर क्लास टीचर और किरण बुरा सा मुंह बनाने लगी। समझ में नहीं आता कि आखिर इस स्कूल के प्रिंसिपल को हो क्या गया है। हमारा स्कूल आसपास के इलाकों में टॉप कॉन्वेंट स्कूल है, मगर फिर भी यहाँ के प्रिंसिपल भिखारियों के बच्चों को एडमिशन दे देती है और उन्हें झेलना हमें पड़ता है। उस दिन निधि रोती हुई अपने घर पर अपनी माँ से बोली, मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। आपको पता नहीं कि आज मेरा स्कूल में कितना अपमान हुआ है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या स्कूल में तुमसे किसी ने कुछ कह दिया? क्या वहाँ की प्रिंसिपल ने कुछ कहा? नहीं माँ, वहाँ की प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे किरण नाम की एक लड़की ने बहुत अपमानित किया। और तो और मेरी क्लास टीचर ने भी उसी की साइड ली। क्या गरीबों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता माँ? तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, भविष्य में वो स्वयं का मजाक बनकर रह जाते हैं, और जो मजाक बनते हुए भी सामने वाले के मजाक को इग्नोर करते हैं ना, वो अपने मकसद पर डटे रहते हैं और वही बच्चे इतिहास बनाते हैं। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस स्कूल में एनुअल फंक्शन डे आया और स्कूल की ओर से अनाउंसमेंट की गई कि एनुअल डे में सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आएंगी। मगर आशा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया लहंगा खरीदकर अपनी बेटी को दे सके। माँ, एनुअल डे में मेरा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन वहाँ पर बिना लहंगे की एंट्री नहीं है। मैं क्या करूँगी? अगर मैं दूसरी ड्रेस पहनकर जाऊंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निधि की बात सुनकर पहली बार आशा अंदर से टूट गई और वो चुपचाप अपने घर से निकल गई। आशा बहुत टेंशन में थी। चलते चलते वो काफी दूर जंगल तक निकल आई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। तभी आशा की नजर तालाब के पास पड़ी, जहाँ एक मगरमच्छ एक जख्मी हिरन के पीछे जा रहा था। अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मगरमच्छ के पास चली गई और एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े से उस मगरमच्छ को भगाने लगी। कुछ ही देर में मगरमच्छ दोबारा पानी में चला गया। अचानक वो हिरन आशा की ओर देखकर बोला, तुमने मेरी जान बचाई है। तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो, और अच्छे इंसान इस संसार में बहुत कम होते हैं। हिरन को बात करता देख आशा बुरी तरह से डर गई। तुम तो हिरन हो, तुम इंसानी भाषा में बात कैसे कर सकते हो? मैं एक जादुई हिरन हूँ। तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने अपने जादू की शक्ति से तुम्हारे भूतकाल में सब देख लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान क्यों हो। जब तुम जानते ही हो तो बताओ कि मैं क्या करूं? सच तो ये है कि आज मैं अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी हूँ। तुम एक बहुत हिम्मत वाली महिला हो। हिम्मत मत हारो। वो सामने उस पेड़ को देख रही हो ना, उसके नीचे एक जादुई कागज पड़ा हुआ है। तुम उस जादुई कागज का अपनी बेटी के लिए अपने हाथ से लहंगा सिलो। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।
इतना कहकर वो हिरण वहां से गायब हो गया। आशा ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बहुत ही सुंदर रंग का कागज पड़ा हुआ था, जो कि किसी भी एंगल से कागज लग ही नहीं रहा था। आशा तुरंत उस जादुई कागज को लेकर घर पर आ गई और रात भर में ही उसने अपनी बेटी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा तैयार कर दिया। माँ, आपने तो बहुत सुंदर लहंगा बनाया है। आपको ये कपड़ा कहाँ से मिला जो बिल्कुल कागज की तरह मालूम होता है? निधि, ये कागज ही है। अब इससे आगे तुम कुछ मत पूछना। जाओ, अपने एनुअल फंक्शन डे की तैयारी करो। मुझे उम्मीद है कि इस साल का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा। आशा उस लहंगे को पहनकर अपने स्कूल चली गई। उसके लहंगे को देखकर किरण और उसकी क्लास टीचर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देखने लगी। इस भिखारन का लहंगा तो कागज का मालूम होता है। अगर आप कहे तो मैं इस कागज के लहंगे को पानी में भिगो देती हूँ। जो भी करना है बहुत ध्यान से करना किरण, क्योंकि निधि इस स्कूल की प्रिंसिपल के बहुत मुंह लगी हुई है। अगर उन्हें पता लग गया तो इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। उसकी चिंता आप मत कीजिए मैम। कुछ देर के बाद प्रिंसिपल ने निधि का नाम मंच पर अनाउंस किया, लेकिन निधि को पता नहीं था कि किरण मंच के अंदर एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। निधि जैसे ही मंच पर आई, किरण ने पर्दे के पीछे से उसके लहंगे के ऊपर पानी फेंक दिया। लहंगे पर पानी गिरते ही अचानक लहंगा देखते ही देखते हीरो के लहंगे में परिवर्तित हो गया। सामने बैठे हुए लोग फटी फटी आंखों से उस हीरे के सुंदर लहंगे को देखने लगे। तुम्हारा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यकीन मानो, मैंने इतना सुंदर लहंगा अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इस साल का बेस्ट स्टूडेंट ईयर का अवार्ड तुम्हें जाता है। निधि, ये लो अपना अवार्ड। थी भी अपने लहंगे को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने अपनी भावना को सबके सामने जाहिर नहीं किया। तभी एक बेहद सुंदर युवती निधि के सामने आकर खड़ी हो गई। हेलो, मेरा नाम सौम्या है। मैं मुंबई में एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हूँ। बेस्ट स्टूडेंट ईयर के अवार्ड के लिए तुम्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ये लहंगा बहुत ही सुंदर है। तुमने ये लहंगा कहाँ से खरीदा? ये लहंगा मेरी माँ ने सिलकर मुझे दिया है। तो फिर तो इसे सिलने में काफी समय लग गया होगा ना? नहीं, उन्होंने एक ही रात में ये लहंगा सिलकर मुझे दे दिया। What? Impossible! ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और उन्हें यहाँ नहीं बल्कि कहीं और होना चाहिए। क्या तुम प्लीज मुझे अपनी माँ से मिलवाओगी? ये भी कोई कहने की बात है। निधि सौम्या के साथ कार में बैठकर अपनी माँ के घर आ गई। हेलो, मेरा नाम सौम्या है। ये लहंगा आपने ही तैयार किया था? आशा उस लहंगे को देखकर आश्चर्यचकित रह गई, मगर वो सौम्या के सामने कुछ बोल नहीं पाई। हाँ, ये लहंगा मैंने ही तैयार किया था। आपके लहंगे का कपड़ा कमाल का है। अगर मैं आपसे और भी इस तरह के कई लहंगे तैयार करने के लिए कहूँ तो क्या आप तैयार कर पाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल तैयार कर पाऊंगी। सौम्या 50 लाख रुपए का चेक आशा को देती हुई बोली, ये लीजिए 50 लाख का चेक, और आज के बाद इस तरह के लहंगे आप मुझे ही तैयार करके देंगी। अगली मुलाकात जल्द ही होगी। इतना कहकर सौम्या वहाँ से चली गई। ये सब कैसे हुआ बेटी? मैंने तो कागज का लहंगा सिला था। पता नहीं माँ, अचानक मेरे ऊपर किसी ने पानी फेंका और ये कागज का लहंगा हीरे के लहंगे में परिवर्तित हो गया। अब मैं क्या करूँ? सौम्या जी से मैं संकोच में कुछ बोल भी नहीं पाई। ये तो 50 लाख रुपए का चेक लगता है। मुझे उन्हें ये वापस करना पड़ेगा। तभी अचानक आशा का दरवाजा किसी ने खटखटाया। आशा निधि को लेकर बाहर निकल आए तो एक सुंदर युवक आशा के सामने खड़ा था। उस सुंदर युवक को देखकर आशा उससे बोली, आप कौन हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं। पिछली बार आपने मुझे हिरण के रूप में देखा था। अब तो आप समझ ही गई होंगी कि मैं कौन हूँ। दरअसल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आप इस लहंगे का थोड़ा सा कपड़ा काटकर इसके ऊपर पानी डाल दीजिए। देखते ही देखते ये कपड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसके बाद आप कपड़े का लहंगा सी लीजिए। सिलने के बाद आप उस पर दोबारा पानी डाल दीजिए। वो कागज का लहंगा हीरे के लहंगे में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका जीवन अब बदल जाएगा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। आशा ने उसके बताए अनुसार ठीक वैसा ही किया। देखते ही देखते आशा ने सौम्या का सारा ऑर्डर पूरा कर लिया और आशा का नाम टॉप फैशन डिजाइनर में आने लगा।
आज आशा की फैक्ट्री में सैकड़ों वुमेन्स काम करती हैं और आशा आज भी उस जादुई कपड़े को इस्तेमाल करती है। ये आनंदपुर गांव था। गांव बहुत ही खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेला करते थे। गांव में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के वार्षिक उत्सव में एक नई प्रतियोगिता शामिल की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज, 2 बोरी दाल भी है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? ये वो प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग वेश धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का वेश धारण करूंगी। मैं भी। और तुम मीना? उससे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? हाँ। मीना ने अपने फटे पुराने कपड़े देखे और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, पर तभी मीना ने इनाम के बारे में सोचा। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो हमारे घर में कई महीनों का अनाज हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। माँ से पूछती हूँ। मीना दौड़ते हुए घर गई। उसकी माँ अनुराधा एक विधवा थी। अनुराधा को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। माँ, मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब ये क्या नया? तू तो हमारी परिस्थिति जानती है ना मीना? हाँ माँ, पर इनाम 10 बोरी अनाज और 2 बोरी दाल है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा, और तो और आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं। कपड़े सिलने आते तो हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ हैं। अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिलना हो तो बता दो। मीना सोचने लगी कि सफेद साड़ियों का वो क्या फैंसी ड्रेस बनवा सकती है। तभी उसे एक आइडिया आया। माँ, मैं परी बन सकती हूँ। परियां तो सफेद ड्रेस ही पहनती है ना? हाँ, पर परियों के ड्रेस पर बहुत सारी सजावट की होती है, जैसे मोती, फूल, चमकी। वो सब हम कहाँ से लाएंगे? आप ड्रेस बनाना शुरू तो कीजिए, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लूंगी। ठीक है। अगले दिन मीना खेलते खेलते जंगल चली गई। वो अक्सर जंगल जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना और हिरणों के साथ खेलना बहुत पसंद था, और यूं ही वो जंगल के अलग भाग में चली गई। ये कौन सी जगह है? मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितने खूबसूरत है। काश मैं इन्हें अपने ड्रेस पर लगा पाती। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगा। बिल्कुल लगा सकती हो। ये कौन बोला? अरे यहाँ मैं। मीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। वो पेड़ बोल रहा था और उसकी आंखें भी थी। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो। मीना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस में परी बनना है और इनाम जीतकर अपनी माँ की मदद करनी है। तुम बोल सकते हो? मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो, जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से परी का ड्रेस दे सकते हो? ना 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 ना, मैं कोई परी माँ थोड़ी हूँ जो मैं जादू कर सकूं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें जो फूल पसंद है वो तोड़ लो और फिर उन्हें अपनी ड्रेस पर सिलवा लेना। पर फूल तो
मुरझा जाएंगे ना? अरे ये जादुई फूल है, कभी नहीं मुरझाएंगे। वाह! मीना ने तुरंत रंग बिरंगे फूल तोड़ लिए। शुक्रिया बोलने वाले पेड़। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। ऑल द बेस्ट। वो सारे फूल लेकर मीना घर गई। देखो मीना, तुम्हारा ड्रेस तैयार है। माँ, मैं सजावट के लिए फूल भी ले आई। फूलों से सजावट? ये तो मुरझा जाएंगे। नहीं माँ, ये जादुई फूल है, इन्हें कुछ नहीं होगा। मीना ने एक फूल वाइट ड्रेस के ऊपर रखा और वो फूल वाइट ड्रेस पर चिपक गया। इसी तरह बाकी सारे फूल भी ड्रेस पर चिपक गए। रंग बिरंगे फूलों से वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। माँ, पर परी की छड़ी और पर कहाँ है? अनुराधा ने अलमारी खोली और वहाँ से उसने पर और छड़ी निकाली, जो उसने पहले ही बना कर रखी थी। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग वेश में थे। कोई राजकुमारी, कोई जादूगर, कोई पंडित तो कोई डॉक्टर। राधा और प्रिया झगड़ा कर रहे थे। तभी मीना अपना सुंदर सा ड्रेस पहनकर वहां पहुंची। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जजेस उन्हें नंबर्स देने लगे। उन्होंने मीना को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने असली परी आ गई। परी ने अपने जादू से मीना को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो मीना, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। मीना को सही सलामत नीचे रखकर परी ने उस पर जादुई छड़ी घुमाई, जिससे मीना के ड्रेस पर लगे सारे फूल चमकने लगे। दर्शक ये देखकर हैरान थे। मीना के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ। परी जादू करके चली गई और फिर जजेस ने मीना को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही सारा इनाम भी। मीना गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की।